अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय संविधान की असली आत्मा सिर्फ स्वतंत्रता या समानता नहीं है, बल्कि उससे भी कहीं गहरा एक ऐसा वादा जो समाज को फिर से गढ़ने का संकल्प है। एक वादा जो सदियों से चले आ रहे भेदभाव को मिटाने का है, हाशिए पर खड़े लोगों को उठाने का है और एक ऐसे भारत को निर्माण करने का है जहां कानून सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं बल्कि हर नागरिक के लिए समान है। उस वादे का नाम है सामाजिक न्याय। लेकिन सवाल यह है कि क्या हम व्यक्तिगत अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए सामाजिक न्याय हासिल कर सकते हैं? मौलिक अधिकार जिसे हम फंडामेंटल राइट कहते हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिन्हें हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कहते हैं, मिलकर इस सपने को कैसे पूरा करते हैं, यही समझने वाले हैं हम आज के इस सेशन के अंदर हम समझेंगे कि सामाजिक न्याय की अवधारणा क्या है, प्रावधान क्या है, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले और उसके साथ साथ आलोचनात्मक विश्लेषण भी इसी सेशन के अंदर करेंगे। यह विषय हर विधि छात्र, न्यायिक अभ्यर्थी और यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए अनिवार्य है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करवाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि सामाजिक न्याय होता क्या है। सामाजिक न्याय संविधान में शब्द जो सामाजिक न्याय है वो कहीं पर भी उसकी परिभाषा नहीं दी गई है स्पष्ट रूप से, लेकिन यह पूरे संविधान की नींव में रचा बसा हुआ है। देखिएगा, सबसे पहले प्रस्तावना की ही बात करें जिसे हम प्रीएम्बल कहते हैं। प्रीएम्बल में लिखा है संविधान के कि न्याय होगा कौन सा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। यहां पर ध्यान देने वाली बात है कि सामाजिक न्याय के बारे में हमें गारंटी किया गया है। कहां पर? संविधान की प्रस्तावना में ही। भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? समाज में निष्पक्ष सामाजिक व्यवस्था स्थापित करना और उसी के साथ साथ असमानताओं को मिटाना, ऐतिहासिक उत्पीड़न को समाप्त करना और तीसरा, हर व्यक्ति को गरिमा और समान अवसर प्रदान करना और चौथा, लेकिन कानून में नहीं बल्कि परिणामों में भी वास्तविक समानता लाना। यही है भारत की असली सामाजिक न्याय की व्यवस्था। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता और सामूहिक कल्याण के बीच पुल बनाने का प्रयास है। अब बात करेंगे मौलिक अधिकारों की और सामाजिक न्याय की। किस तरीके से हमारे संविधान का जो भाग 3 है जो मौलिक अधिकारों की बात करता है, वो किस तरीके से सामाजिक न्याय की अवधारणा को निहित कहे हुए है। भारतीय संविधान का भाग 3 सामाजिक न्याय का लागू होने वाला हिस्सा है, मतलब जिसको सुप्रीम कोर्ट के सामने तक लागू करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 14, यहां पर ध्यान देने की जरूरत है। प्रावधानों की अगर हम बात करें तो सबसे पहले अनुच्छेद 14 है जो कहता है कि कानून के समक्ष समानता होगी और कानून का समान संरक्षण भी मिलेगा। यही वो प्रावधान है जो निष्पक्षता की नींव रखे हुए है भारतीय संविधान के अंदर। दूसरा प्रावधान है अनुच्छेद 15 जो भेदभाव का निषेध करता है और पिछड़े वर्गों, महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 की अगर हम बात करें तो वो सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर प्रदान करने की बात करता है और यहीं से सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण का आधार भी मिलता है। अनुच्छेद 17 की बात करें तो वो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है। यही वो प्रावधान है जो संविधान का सबसे प्रत्यक्ष सामाजिक न्याय का प्रावधान है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 जो बात करता है गरिमा के साथ जीवन के अधिकार की, सुप्रीम कोर्ट ने इसे शिक्षा, आजीविका और पर्यावरण तक विस्तारित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले केरल सरकार बनाम एनएम थॉमस 1976 केस के अंदर कहा था कि समानता का मतलब केवल औपचारिक समानता नहीं है बल्कि परिणामों में भी समानता है। यही भाग 3 में सामाजिक न्याय का दिल है। अब बात करते हैं नीति निर्देशक तत्वों की और सामाजिक न्याय की। किस तरीके से हमारे संविधान के अंदर भाग 4 जहां पर नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, वहां पर भी किस तरीके से सामाजिक न्याय को निहित किया गया है।
देखिएगा, आप एक बात तो समझिएगा कि जहां भाग 3 संविधान का है वो आपको अधिकार देता है, वहीं भाग 4 नीति निर्देशक तत्व सामाजिक न्याय के लक्ष्य तय करता है। देखिएगा ध्यान से, अनुच्छेद 38 की बात करें तो क्या लक्ष्य बताता है राज्य का, कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देने की बात करता है अनुच्छेद 38। और अनुच्छेद 39 की बात करें तो आजीविका के साधन सुनिश्चित करना और संपत्ति के संकेंद्रण को रोकता है। और अनुच्छेद 41 की बात करें तो वो काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार की बात करता है। अनुच्छेद 46 बात करता है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक उन्नति के करने वाले प्रयासों के लिए। भले ही नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते, लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मौलिक अधिकार और साथ में नीति निर्देशक तत्व का जो सामंजस्य है वही संविधान की मूल संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। सामाजिक न्याय इसी सामंजस्य में निहित है। सामाजिक न्याय इसी सामंजस्य में निहित है। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण फैसलों की। सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐतिहासिक निर्णयों से सामाजिक न्याय की परिभाषा गढ़ी है। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण फैसला है वो है इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार, भारत संघ 1992 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर ओबीसी आरक्षण को बरकरार रखा गया और कहा कि सकारात्मक कार्रवाई यानी कि अफर्मेटिव एक्शन सामाजिक न्याय का हिस्सा है। दूसरा केस है केरल सरकार बनाम केरल राज्य बनाम एनएम थॉमस 1976 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अवसर की समानता का मतलब वास्तविक और परिणामकारी समानता है। और तीसरा केस केशवानंद भारती बनाम केरल सरकार, केरल राज्य 1973 सुप्रीम कोर्ट, जहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि सार्वजनिक न्याय संविधान की मूल संरचना का हिस्सा है। एक और बहुत महत्वपूर्ण केस है ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे राज्य, जिसके अंदर आजीविका का अधिकार आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21 के तहत सामाजिक न्याय का हिस्सा माना गया। अगर हम बात करें तो एक अहम इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका क्या ओपिनियन है इस पर। क्या आपको लगता है कि भारत में सामाजिक न्याय का आधार जातिगत आरक्षण होना चाहिए या हमें आर्थिक आधार पर पूर्णतः आरक्षण की तरफ बढ़ना चाहिए? आपकी जो भी राय है वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं अधिकारों और न्याय के संतुलन के बारे में। सबसे बड़ी चुनौती है व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक कल्याण के बीच के संतुलन को बनाना। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज्यादा जोर देने से संरचनात्मक असमानताएं बनी रह सकती हैं। सामूहिक अधिकारों पर ज्यादा ध्यान देने से योग्यता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। ये बात ध्यान रखिएगा। भारतीय मॉडल जो है वो दोनों का मेल है। यहां पर आपको ध्यान से एक बार दोबारा से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपको किस तरीके से व्यक्तिगत अधिकारों और सामाजिक और सामूहिक कल्याण के बीच जो संतुलन बनाना है वो कैसे बनाना है। देखिएगा, सबसे पहली बात क्या है कि जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, इंडिविजुअल लिबर्टी है, फ्रीडम है, पर ज्यादा जोर देने से क्या होगा, संरचनात्मक असमानताएं बनी रह सकती हैं। जबकि अगर हम सामूहिक अधिकारों पर ज्यादा ध्यान दे देंगे तो क्या होगा, योग्यता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, बैलेंस बनाना है, संतुलन बनाना है। और यही भारत मॉडल है। भारतीय मॉडल दोनों का मेल है। लागू होने वाले मौलिक अधिकार व्यक्तियों की रक्षा करते हैं और नीति निर्देशक तत्व समाज के सामूहिक कल्याण का मार्गदर्शन करते हैं। यही संतुलन भारतीय संविधान को विशुद्ध उदारवाद या फिर समाजवाद से अलग करता है। अब बात करें सामाजिक न्याय और आलोचनात्मक विश्लेषण को लेकर। सामाजिक न्याय ने कई सुधार लाए हैं, फिर भी आज की तारीख में भी बहुत सारी चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां कैसे हैं, जैसे सबसे पहले ग्रामीण और हाशिए पर पड़े इलाकों में लागू करने की कमी है। दूसरा, सकारात्मक कार्रवाई का
अत्यधिक राजनीतिकरण होता है। कई बार अगर सरकारें कोई कदम उठा लें तो राजनीति बढ़ चढ़कर होती है उन पे। और तीसरा, आधुनिक भारत में आर्थिक समानता को ध्यान में रखकर सामाजिक न्याय की नई परिभाषा की आज की तारीख में जरूरत है। चौथा, न्यायपालिका का बार बार यहां दखल देना जहां विधायिका पीछे रह जाती है। फिर भी सामाजिक कल्याण और सामाजिक न्याय के बिना स्वतंत्रता और समानता सिर्फ खोखले वादे हैं। संविधान एक परिवर्तनशील समाज की कल्पना करता है, केवल प्रतिक्रियात्मक लोकतंत्र की नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा, सिर्फ प्रक्रियात्मक लोकतंत्र की नहीं। अब हम अपने निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि सामाजिक न्याय हमारे संविधान के अंदर किस तरीके से काम करता है। सामाजिक न्याय सिर्फ संवैधानिक शब्द नहीं है, यह है क्या? यह भारतीय लोकतंत्र की जीवन रेखा है। कैसे? भाग 3 समानता और गरिमा के लागू होने वाले अधिकार देता है और भाग 4 कल्याणकारी और न्यायपूर्ण व्यवस्था का मार्गदर्शन करता है। और दोनों मिलकर, भाग 3 और भाग 4 मिलकर स्वतंत्रता और समानता के बीच पुल बनाते हैं। इसी के साथ जो है हमारा वो सेशन आज का खत्म होता है। भारतीय संविधान में सामाजिक न्याय। विधि छात्रों और न्यायिक अभ्यर्थी याद रखिएगा कि अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 और अनुच्छेद 38, 39 और 46 काफी इंपॉर्टेंट है। इंदिरा साहनी, एन.एम. थॉमस, केशवानंद भारती जैसे केस बहुत ही जरूरत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक इंपॉर्टेंट सवाल आप लोगों के लिए, आपके लिए सामाजिक न्याय का मतलब क्या है? अवसर की समानता, परिणामों की समानता या फिर कुछ और? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा और चर्चा स्टार्ट करिएगा। वीडियो से 1% भी कुछ सीखा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा, ताकि आने वाले समय के अंदर आपको ऐसे ही महत्वपूर्ण विश्लेषण मिलते रहें। हमारे साथ न्यायिक सेवा परीक्षाओं की या फिर सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हैं। 15 अगस्त 2025 से नए बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं, हिंदी माध्यम के लिए भी और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।